तो प्रधानमंत्री अभी बालासोर पहुंचे हैं। कोई भी दुर्घटना ऐसी होती है, कोई डिजास्टर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी प्राथमिकता देवेंद्र होती है कि आप रिलीफ कैसे पहुंचाते हैं। क्या जानकारी मिली है कि ये 6:30 बजे दुर्घटना करीब हुई है, कितनी देर में सिस्टम एक्टिव हो गया? और इसमें सिस्टम लगभग वहाँ पे सब कुछ पहुँच गया था, पहुँचना शुरू हुआ था, पहुँच नहीं गया था, पहुँचना शुरू हुआ था 8:15 8:20 पे जो मेडिकल रिलीफ वैन वगैरह थी, क्योंकि आसपास के 4 से 5 स्टेशन पे जहाँ पे वो खड़ी रहती हैं उनको इन्फॉर्म किया गया, वो फटाफट पहुँची। उसी समय आर्मी की जो नज़दीक की टुकड़ी थी वहाँ पर उनको इन्फॉर्म किया गया, NDRF को एक्टिव किया गया। तो ये सारी चीज़ें उसी समय करना शुरू कर दी गई थी ताकि जल्द से जल्द राहत पहुँचे। और अभी हमें ये बताया गया था कि PM जब पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री, तो इससे पहले रिलीफ का वहां पे जो काम था सौरभ, वहां पर स्पॉट पे वो किया जा चुका है। तो अब स्पॉट पर रिलीफ वर्क पूरा हो चुका है, तभी प्रधानमंत्री वहां पर? बिल्कुल, स्पॉट पे रिलीफ वर्क पूरा हो चुका है। जो रिस्टोरेशन यानी कि सामान्य प्रक्रिया उसको करने में तकरीबन 12 घंटे का समय लगेगा। देखिए, प्रधानमंत्री बालासोर पर है, बालासोर में है, दुर्घटना स्थल पर इस वक्त वो खुद जा रहे हैं जायजा लेने के लिए। अब इतनी भीषण ये दुर्घटना हुई है, प्रधानमंत्री खुद दुर्घटना स्थल पर अभी आए हैं, फिर वो अस्पताल भी जाएंगे, हालचाल लेंगे। और इससे पहले वो जब दिल्ली में भी थे तब जैसे देवेंद्र ने आपको बताया, पूरी जानकारी उन तक पहुंचाई गई है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है और राहत का काम वहां कैसे चल रहा है। देखिए, आम लोग काफी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। अभी भी किसी भी दुर्घटना में हम देखते हैं सबसे पहले आम लोग ही पहुंचते हैं बचाव के लिए जहां पर भी दुर्घटना होती है। और ये चूंकि स्टेशन के नजदीक का दुर्घटना हुई है तो इसलिए आबादी रही वहां पर। बिल्कुल सर, आसपास का जो पूरा इलाका है पूरी आबादी का है। और खड़गपुर और भुवनेश्वर दोनों से इसके डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 160 किलोमीटर के आसपास होगा दोनों ही तरफ से। तो समझा जा सकता है कि घनी आबादी वाला इलाका था जिसके चलते लोग पहुंचे वहां पे आसानी से। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दुर्घटना स्थल पर है, वहां पर रिलीफ का काम जो है वो पूरा किया जा चुका है। मतलब इस वक्त कोई फंसा हुआ नहीं है किसी बोगी के अंदर, सब लोग बिल्कुल। रेलवे मंत्रालय के आला अधिकारियों का ये कहना था कि जो हमारा रिलीफ का वर्क है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, अब हम लोग रिस्टोरेशन पे काम कर रहे हैं। और कल सुबह तक यानी कि तकरीबन 12 घंटे का समय हमें बताया गया था कि रिस्टोरेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद ट्रेन जाना शुरू कर देंगे। पहले डाउन लाइन पहले तैयार होगा क्योंकि उस पर डैमेज कम हुआ है। 42 साल का सबसे बड़ा हादसा ये बालासोर में हुआ। इस रेल दुर्घटना हुई, 288 जाने गई हैं इसके अंदर, 1000 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त घटनास्थल पर पहुंचे हैं, दुर्घटना स्थल पर, वहां उनको बताया। ये देखिए, और एक तस्वीर आप बिल्कुल देखिए, मालगाड़ी इसका रेलगाड़ी का पलटा हुआ डिब्बा जो है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है और उसके ठीक आगे प्रधानमंत्री मौजूद हैं, खड़े हैं। तो बिल्कुल दुर्घटना स्थल पर वो इस वक्त हैं और खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आखिर ये 4 दशक की सबसे बड़ी त्रासदी जो है रेलवे की इतिहास की, ये कैसे हुई और क्या वजह इसकी रही। इसकी एक बड़ी विस्तृत जांच होगी अभी आगे, उसमें बातें सामने आएंगी। हमने आपको प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी आई है वो भी बोगियां पलटी हुई हैं, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही भयावह तस्वीर है वो। और समझा जा सकता है कि उस बोगी में जो लोग रहे होंगे उनकी कैसी स्थिति रही होगी। और ये तब हुआ है सौरभ जबकि दूसरी ट्रेन में, हावड़ा वाली ट्रेन में जो एक बॉगी थी उसमें आधा लॉजिस्टिक का सामान था, आधे में ही लोग मौजूद थे। अगर वो भी बॉगी पूरी उसमें लोगों से भरी होती तो ये आंकड़ा जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो और ज़्यादा रहा होता। तकरीबन 1000 का घायल होना, मृतकों के डाटा को लेकर लगातार अभी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हादसा। और एक बेहद दुखद चीज़ ये भी रहा कि कल ही सौरभ, और आप कुसंयोग कह सकते हैं, कुयोग कह सकते हैं, संयोग नहीं, कि कल अश्वनी वैष्णव ये बता रहे थे कि रेलवे मंत्रालय ने क्या क्या उपलब्धियां की हैं। कल शाम में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और रात में इतना बड़ा हादसा हुआ। अभी ब्रीफ कर रहे हैं वही प्रधानमंत्री को, आगे साथ साथ चल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी आपको उसमें साथ नजर आ रहे हैं। और ये मौका नहीं है कि ये सब बातें की जाएं, लेकिन ये मांगे उठने लगी हैं विपक्ष की तरफ से कि इस पर किसकी जवाबदेही बनती है। सीधे रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। निश्चित तौर पर सौरभ, और इसमें आप देखें तो परंपरा भी वैसी रही है। शुरू में लोग लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण दे रहे हैं, तमाम चीज़ें की जा रही हैं, तो वो तो अपोजिशन वो दबाव बनाएगा ही बनाएगा। और वो समझा जा सकता है कि चाहे सरकार के लोग हों या खुद अश्वनी वैष्णव हो, उनके ऊपर इस मसले को लेकर कितना बड़ा दबाव होगा। ज़्यादा बड़ा दबाव इस लिहाज से होगा कि जो CRS है यानी कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, वो जो रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट में क्या आता है कि आखिर वजह क्या है। अगर मैकेनिकल फेल्योर है तो उसकी वजह क्या थी, अगर मैनुअल फेल्योर है तो उसकी वजह क्या है। एक बार कोशिश करते हैं राजेश के पास जाने की, वो ठीक उसी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे और निरीक्षण कर रहे हैं। राजेश, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो जरा बताइएगा, क्या आप देख पा रहे हैं वहां प्रधानमंत्री को? राजेश, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री इस वक्त दुर्घटना स्थल पर है, रेल मंत्री उनके साथ हैं।
और उनको ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं दुर्घटना कैसे हुई। प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद अपनी आंखों के सामने पूरा मंजर वो इस वक्त देख रहे हैं कि ऐसा भीषण हादसा जो है ये हुआ है। और खुद रेल मंत्री ने इसको जिम्मेदारी दिखाते हुए वो मौके पर पहुंचे, जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश की है और कई घंटों से वही है। बिल्कुल सौरभ, और लाजमी सी भी बात है कि अगर आप रेल मंत्री हैं, और दूसरा अगर अश्विनी वैष्णव की बात करें तो उनकी एक खासियत जरूर है जो कि सामान्य मंत्रियों से उनको अलग करती है कि उनका बैकग्राउंड टेक्नोक्रेट का भी रहा है, उन्होंने आईआईएम से मैनेजमेंट भी किया है, वो प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं और उसी जिले में डीएम भी रहे हैं। बालासोर जहां की ये घटना है वहां भी डीएम ये रह चुके हैं, प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर का भी उनका अनुभव है। तो जो एक्सपोजर चाहिए एक मंत्री के तौर पर चीज़ों को समझने के लिए और ऐसे क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, वो एक्सपोजर ऑलरेडी है। और समझा जा सकता है कि वो किस कदर दबाव में होंगे, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से रेलवे लगातार प्रगति कर रहा है। उतने वैसे दौर में अगर इतना बड़ा हादसा हो रहा हो तो निश्चित तौर पर रेलवे मंत्री बहुत दबाव में होंगे। इंतजार फिलहाल इस बात का होगा कि जो सीआरएस की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में क्या आता है। और रेल मंत्री की वो काफी प्रमुखता के साथ बड़े वोकल थे, बताते थे हमने रेलवे में क्या क्या काम किया है और सेफ्टी को लेकर के काफी बातें वो अक्सर किया करते थे मीडिया में। उसके बाद ऐसी दुर्घटना होना तो जाहिर है उन पर सवाल तो बनते हैं। बिल्कुल सर, अब और कवच सिस्टम को ही देखें तो खुद ही वो उनकी बारीकियां बताते थे। और वो टेक्नोक्रेट के, जैसे कि पहले मैंने कहा कि क्योंकि टेक्नोक्रेट हैं तो हर एक बारीकी वो खुद समझते हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 1 घंटे तक सौरभ उन्होंने एक बार भी कोई कागज का नोट नहीं देखा था, उन्हें सब कुछ पता है। और ऐसे कंडीशन में अगर इस तरह की दुर्घटना हो रही है, निश्चित तौर पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा। फिलहाल इंतजार जैसे कि हम लोग बार-बार कर रहे हैं। और ये जो सीआरएस है वो रेलवे के अंतर्गत बड़ी रेल त्रासदी के तौर पर इसे कहा जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने पहले एक मीटिंग बुलाई दिल्ली में, जिसमें तमाम बड़े मंत्री और आला अफसर शामिल हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आए हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ पे गृह मंत्री, माफ कीजिए, रेल मंत्री और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी यहाँ भेजा हुआ था, जो पूरी तरीके से इस जगह पर कैंप कर रहे हैं और हर 15 मिनट पर जायजा लेने की यहाँ पे जायजा लेने आते हैं। और अब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं जो यहाँ पे भीषण ट्रेन हादसा हुआ है उड़ीसा के बालासोर, वहां पे इस वक्त प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचे हुए हैं। उनके साथ रेल मंत्री भी हैं, उनके साथ प्रधान भी हैं और रेलवे के तमाम बड़े अफसर यहाँ पे मौजूद हैं। प्रधानमंत्री एनडीआरएफ के लोगों और दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं और हालात का जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री देखिए आप तस्वीरों में कि सेना के जवान भी यहाँ पे पहुंचे हैं और युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम था या फिर रेस्टोरेशन का काम था वो चल रहा है। प्रधानमंत्री आवाज आप सुन रहे हैं, वहां पर बीच बीच में कट के आवाज आ रही है। प्रधानमंत्री जायजा ले रहे हैं कि आखिर राजेश के से हम दोबारा बात करेंगे। अभी फिलहाल जैसा राजेश ने बताया, प्रधानमंत्री वहां हैं, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है दुर्घटना स्थल पर ही उनके साथ रेल मंत्री मौजूद हैं, जो उनको खुद पूरे हादसे के बारे में एक एक जानकारी दे रहे हैं। और जाहिर है कि प्रधानमंत्री ये तो समझना चाह ही रहे हैं कि हादसा, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। दूसरा, रिलीफ वर्क को लेकर की करके उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, वो जायजा पूछ रहे होंगे वहां पर कि रिलीफ वर्क कैसे चलाया जा रहा है। बिल्कुल सौरभ, और वहां जाने से पहले भी लगातार इस बात को लेकर वो वहां पर पूछ रहे थे कि आखिर जिन लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है, क्या उन्हें उसी प्रकार की मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, किसी प्रकार की अतिरिक्त मदद की ज़रूरत है कि नहीं है। उड़ीसा सरकार को भी इसमें आप देखें सौरभ तो वो बहुत एक्टिवली काम कर रही है। और समझा भी जा सकता है कि इतने बड़े क्राइसिस अगर हो रहा हो तो किसी राज्य का सिस्टम किस प्रकार से एक्टिव होना चाहिए, केंद्र का सिस्टम कैसे एक्टिव होना चाहिए, वो इस पूरे मामले में दिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समझा जा सकता है सौरभ कि अभी जो सवाल अश्विनी वैष्णव से वो कर रहे होंगे रेल मंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री जो सवाल कर रहे होंगे, वो आप देख रहे हैं कि उनकी भावभंगिमाओं से कि जो सुबह भी प्रेजेंटेशन हुआ हमें ये बताया गया कि कई सारे सवाल उसमें भी वो पूछ रहे थे, वो जानना चाह रहे थे कि आखिर कैसे हुआ। और जब उनको ये बताया जा रहा है कि अभी तो जांच होगी, लेकिन जांच किन किन पहलुओं पे हो रही है और ऐसे डिरेलमेंट की वजह क्या क्या हो सकती है,
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह की मीटिंग में भी पूछ रहे थे। समझा जा सकता है कि अभी अश्विनी वैष्णव से भी वो जानना चाह रहे होंगे कि अभी तक की जांच में कौन सी बातें सामने आई हैं। और आपको सामने देखिए रेस्क्यू की टीमें जो है वो नजर आ रही हैं, जितने लोग इसमें जुटे हुए हैं। जो बताया गया है सरकार की तरफ से, एनडीआरएफ वो बालासोर पर ही स्टेशन थी, वो वहां सबसे पहले मौके पर पहुंचे लगभग 8:30 बजे। इसके अलावा आर्मी की कुछ टुकड़ियां जो हैं वो वहां पर पहुंचाई गई हैं, और राज्य सरकार यानी उड़ीसा सरकार जो है वो और उसके साथ स्थानीय लोग, सभी लोग इस बचाव के काम में लगे हुए हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा जो है वो लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बताया गया कि वो अस्पताल भी जाएंगे और वहां पर घायलों से मुलाकात भी करेंगे। और ममता बनर्जी को आपने देखा, वो पहुंची, उन्होंने भी जाकर के जायजा लिया स्थिति का। अब इसमें राजनीति दूसरा एक पक्ष है, लेकिन ये जाहिर है कि इतनी भीषण दुर्घटना के बाद रेल मंत्री पर सवाल तो उठते ही हैं, मंत्रालय के कामकाज पर सवाल पूछे जाते हैं, वही इस वक्त हो रहा है। लेकिन रेल मंत्री ने जैसा कहा कि इस वक्त इन सवालों का जवाब देने के बजाय वक्त यह है कि कैसे हम रिलीफ ज्यादा से ज्यादा पहुंचा पाएं, जो जितने मृतक गण हैं उनके परिवारों को फौरन जो एक्स ग्रेशिया रिलीफ वो प्रदान की जा रही है, घायलों को उपचार दिया जा रहा है। और उड़ीसा में चूंकि ये हादसा हुआ तो राज्य सरकार उड़ीसा की वो इसमें काफी एक्टिव है। आप देखिए बिल्कुल जैसे वहां पर राहत कर्मी उनसे उनके बीच से गुजरते हुए प्रधानमंत्री और बिल्कुल रेलवे ट्रैक तक गए हैं देखने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का सौरभ अहम हिस्सा इस लिहाज से रहता है कि वो हर चीज़ खुद बारीकी में जानना समझना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या इसको टाला जा सकता था, अगर नहीं टाला गया तो इसकी वजह क्या थी, कहाँ चूक हुई है, कहाँ कोई गलती हुई है, अगर कोई मैकेनिकल समस्या आई थी तो उसके लिए बचाव के लिए और क्या क्या ऑप्शन हो सकते थे। इन सारे पहलुओं को निश्चित तौर पे और फिलहाल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से समझना चाह रहे हो। और ये देखिए आप संख्या देखिए जो यात्रियों की थी, जो रिजर्व्ड पैसेंजर्स थे कोरोमंडल एक्सप्रेस में, यानी जो बोगी जो जिसकी बोगियां डिरेल हुई 21 बोगियां, उसमें 1257 रिजर्व पैसेंजर वो सफर कर रहे थे। इससे ज्यादा मतलब यात्री उसके अंदर रहे होंगे। और जो दूसरी तरफ से डाउन लाइन पर जो गाड़ी आ रही थी उसमें यशवंतपुर एक्सप्रेस में उसमें 1039 पैसेंजर्स जो हैं रिजर्व पैसेंजर्स वो सफर कर रहे थे। यानी ये तो रिजर्व पैसेंजर्स की संख्या ही वो लगभग 2,2500 से ज्यादा थी। बिल्कुल सौरभ, और उसमें एक बोगी तो ऐसी थी जो शुरू में ही डिरेल हुई है, वो शुरुआती बोगी जो उसमें अनरिजर्व बोगी थी कोरोमंडल में। उसमें एक थी इंजन के बाद वाली और दूसरी थी गार्ड के साथ वाली। तो इंजन के बाद वाली तो अनरिजर्व बोगी थी, तो जाहिर तौर पर उसमें संख्या और ज़्यादा रही होगी, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिलने के बाद बहुत सारे लोग उसमें जाते हैं अनरिजर्व बॉगी में, तो वो संख्या ज़्यादा रही होगी। इसमें जो सिग्नल सिस्टम होता है सौरभ, ड्राइवर को तकरीबन 2 किलोमीटर पहले उसे ये दिख जाता है कि सामने ग्रीन सिग्नल है या रेड सिग्नल है। वो खुद मैन्युअली देख सकता है तकरीबन 2 किलोमीटर पहले। अब ऐसे में कैसे ये संभव था कि अगर आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा हो और उसमें अगर आप अपनी स्पीड जिस स्पीड से जा रहे हो उस स्पीड को कम करने का सोचे, वो लाजमी सी बात है। कोई अब ये देखिए जरा, आप बिल्कुल ट्रैक पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, सामने उनके वो बोगी हैं रेल की जो डिरेल हुई हैं, और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस की ज्यादातर बोगियां डिरेल हुई हैं। वहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। कोई कितना वक्त मिला होगा यशवंतपुर एक्सप्रेस जो आ रही है उसको और इस बोगी उतरने के बीच में कि वो देख पाता कि आखिर हमारे सामने कुछ है? अब सौरभ अंदाजा लगाना कि 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई ट्रेन जा रही हो, 2 ट्रेनें जा रही हो, तो उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का बस मामला रहता है कि जस्ट डिरेलमेंट के बाद कितनी देर बाद वो दूसरी ट्रेन आई है, ये भी नहीं जानते। नहीं, जैसे डिरेलमेंट हुआ और ऑलमोस्ट दोनों ट्रेनें साइमल्टेनियसली उस ट्रैक पे थी, बस फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी 2 बॉगी ही पीछे बची हुई थी, इतने का सिर्फ फर्क था। तो अगर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई चीज़ जा रही हो, कोई ट्रेन जा रही हो, दूसरी वाली ट्रेन भी उसी रफ्तार से अपोजिट दिशा में क्रॉस कर रही हो, तो एग्जैक्टली सेम मोमेंट पर लगभग सेम मोमेंट में, तो उसमें आप सोचें कि अगर कुछ हुआ तो कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मामला रहा होगा। तो वहाँ पे करने जैसा कुछ नहीं था। वहाँ पे उन ड्राइवर के अगर हाथ में बात करें तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि आप अपने ट्रैक पे जा रहे हो, दूसरी चीज़ आके अगर आपसे टकरा जाए तो इसमें कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। इसमें बाकी गाड़ियों जैसा तो होता नहीं कि आप गाड़ी कहीं घुमा लें। तो जांच का पहलू केवल मोटा पहलू यही है कि डिरेलमेंट क्यों हुई, कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर कैसे गई, सिर्फ और सिर्फ यही जांच का विषय है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस आखिर डिरेल क्यों हुई थी। बाकी दोनों ट्रेनों में चाहे मालगाड़ी हो या दूसरी ट्रेन हो, उसमें कहीं कोई न चूक है न कोई गलती। मुझे जो टर्म बताया गया उसमें सीधे सीधे कहा गया कि वो दोनों इनोसेंट ट्रेन थी, एक ने डिरेलमेंट किया और उस डिरेलमेंट का असर बाकी दोनों पे भी पड़ा इसके साथ साथ। तो ये तकनीकी पहलू है। और देखिए प्रधानमंत्री मौके पर इस वक्त हैं और वहां पर उनको शायद कुछ नक्शों के जरिए या कुछ डेटा है वो उनको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है अफसरों के द्वारा कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री खुद समझ रहे हैं।
पूरे एक्सीडेंट को कि कैसे ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं इस वक्त वहाँ उनको क्या बातें बताई जा रही होंगी। प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनके सामने एक अफसर बैठे हुए हैं और वो उनको सारी डिटेल्स दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वो वहाँ उनके ठीक बगल में खड़े हुए जो वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से फिर इसके बाद बालासोर के अस्पताल में जाएंगे वो, और उसमें ये अभी क्लैरिटी नहीं है कि पहले बालासोर वाले में जाएंगे फिर कटक में भी जाना गया है। हमें ये जरूर बताया गया है कि बालासोर के बाद उन्हें कटक जाना है और कटक में जो घायल हैं उनसे मिलेंगे। तो अधिकांश लोगों को मुझे लगता है कि कटक, क्योंकि कटक बड़ा शहर है, तो जो मामूली घायल हैं उनको तो अब तक मामूली उपचार करके जो कम घायल हैं उनको छोड़ दिया गया होगा। जो गंभीर घायल हैं उनको बहुत संभावना इस बात की रहेगी कि उनको शायद ऑलरेडी कटक शिफ्ट किया जा चुका हो। तो ज़्यादा जो संख्या है वो कटक में ही है। और कल ये हादसे के बाद चूंकि अंधेरा हो गया तो उसका भी कुछ असर रहा होगा रेल नेटवर्क पर। निश्चित तौर पे उसमें, क्योंकि हादसे के बाद सीधे सीधे अंधेरा हुआ, प्लस इतनी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। तो उसमें जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हादसा हुआ उसके बाद जो मोबाइल वैन होता है, सेफ्टी मोबाइल वैन जो रिलीफ के लिए काम में आता है, उसमें डॉक्टर वगैरह होते हैं, आम भाषा में उसको कह सकते हैं कि डॉक्टर वैन है। तो वहाँ उससे पहुँचने में तकरीबन 8:30 का समय लगा, फिर 10:15 के आसपास, फिर 10:30 के आसपास। तो अलग अलग तरीके से जो रिलीफ अलग अलग जगहों से जो दिया जा रहा था उसमें थोड़ा वक्त तो लगना लाजमी है, क्योंकि ये हादसा बीच में हुआ था। गनीमत ये थी कि एकदम से ऐसा इलाका नहीं था जो कि डेजर्ट जैसा हो, तो वहाँ पर फिर जो तात्कालिक लोग राहत दे सकते थे वो भी नहीं दे पाते। स्टेशन के नजदीक था, इस वजह से लोग पहुंच पाए, मदद पहुंच पाए। बिल्कुल, और स्थानीय मदद जो चाहिए थी, स्थानीय प्रशासन जो कुछ कर सकता था या जो सिविल सोसाइटी के लोग जो कुछ कर सकते थे, आम लोग जो कर सकते थे, उन लोगों ने शुरुआती राहत दी। क्योंकि लेकिन हादसा इतना बड़ा था, इतना भयानक था, उसमें बहुत सारे टेक्निकलिटी की जरूरत होती है। जैसे बॉगी में लोग फंसे हों तो आपको उनको काट के निकालना पड़ता है बॉगी को। अब उस बॉगी को कैसे काटेंगे अगर आपके पास वैसे इक्विपमेंट्स नहीं हो तो। और कुछ बोगियां बिल्कुल ओवरटर्न है, बिल्कुल पलटी हुई हैं। आप समझिए दरवाजे बंद हो गए हैं, आपको ऊपर से निकलना है। बिल्कुल सौरभ, और उस ऊंचाई तक जाना, उससे समझा जा सकता है कि अगर इस स्पीड से जब टक्कर हुई है तो वो टक्कर कितनी भयावह रहेगी। जैसा कि बार बार हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं कि 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई ट्रेन डिरेल होती है और दूसरे में टक्कर मारती है तो समझा जा सकता है कि वो टक्कर कितनी भयावह रही होगी। और वो तस्वीरें बार बार इस बात का बयां कर रही हैं। कोई तैयारी सरकार की तरफ से इस पर और कोई स्पष्टीकरण की केंद्र की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से सामने आकर देने की? वो बार बार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो CRS यानी कि रेलवे सेफ्टी की जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आए, जिससे वजह पता चल सके। और जैसा कि मैंने बार बार पूछा भी कि क्या आप किसी पहलू को नज़रअंदाज कर रहे हैं या खारिज कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि ना एक्सेप्ट कर रहे हैं ना खारिज कर रहे हैं। मतलब जो 3 वजह की हम लोग बात कर रहे हैं कि सबोटाज, मैनुअल, मैकेनिकल। जी देखिए, तो प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी जा रही है और जो जानकारी सरकार की तरफ से अभी दी गई है और हमें भी जो बताया गया है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उसी को और तफसील से वहां प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है। हमने आपको एक नक्शे के जरिए अभी बताया था किस तरीके से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो किस दिशा से आ रही थी, उसे हावड़ा की तरफ जाना था, और दूसरी जो ट्रेन थी यशवंतपुर एक्सप्रेस वो बगल वाली पटरी पर थी, उसको चेन्नई की तरफ जाना था। और मिडवे जो कोलिजन हुआ है वहां पर उसकी वजह यह रही है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस वो डिरेल हुई। और देवेंद्र बार बार आपको बता रहे हैं कि वो डिरेल क्यों हुई, जिसकी वजह से उसके डिब्बे मालगाड़ी से टकराए जो लूप लाइन पर खड़ी थी एक तरफ, और दूसरी तरफ आने वाली यशवंतपुर एक्सप्रेस के 3 डिब्बे इस कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से टकराए। डिरेलमेंट क्यों हुई, पटरी से क्यों उतरी ये गाड़ी, जिसकी वजह से 2 और लाइनों पर जाकर के इसके डिब्बे बिखरे और टक्कर हुई, जिसमें सबसे ज्यादा जाने गई हैं। तो यही वो सबसे बड़ा जांच का विषय है और उसके लिए बता रहे हैं CRS की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। ये जांच कब कंप्लीट होगी, किसकी कुछ उसका कोई टाइम बाउंड निश्चित तौर पे नहीं होता, लेकिन बहुत एंडलेस तो समझा जा सकता है कि वो नहीं हो सकता। लेकिन तब भी जांच में 2 से 3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे कम से कम। और अगर मैकेनिकल फेल्योर है कोई तो उसमें समय और ज़्यादा लग सकता है। सबोटाज की बात निश्चित तौर पे अगर होगी तो वो पहले जानकारी मिल जाती है। पिछले कुछ दिनों में आप देखें सौरभ, तो पिछले 3-4 सालों में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी सबोटाज की, जैसे आपको याद होगा दीपावली से पहले अयोध्या में ऐसा हुआ था, कुछ चीज़ें ऐसी आई थी। लेकिन इस मामले में अभी तक रेलवे मंत्रालय या रेलवे के अधिकारियों के द्वारा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि किस पहलू पे वो सबसे ज़्यादा विचार कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि जब तक जांच होगी तभी हमें पता चल पाएगा। अभी एकदम से क्लूलेस वाली स्थिति इस लिहाज से है क्योंकि डिरेलमेंट हुआ है, वजह नहीं समझ में आ रही। देखिए, आप तो फिलहाल प्रधानमंत्री जो है बालासुर में आप मौजूद हैं, दुर्घटना स्थल पर उनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वहां उनको सारी ग्राउंड सिचुएशन से वाकिफ कराया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।